हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज आपके बीच फिर से 12th केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर विलियन से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आपका विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड के अंदर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म। तो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्मों के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, अब ये क्या होता है सबसे पहले से जानते हैं कि विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म से आप क्या समझते हैं। तो बेटा वे गुण जो विलियन के किसी निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हो, विलेय की प्रकृति का इन गुणों पर कोई प्रभाव ना पड़ता हो, तो वे गुण विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म कहलाते हैं। सिंपल भाषा में विलियन के वे गुण जो केवल और केवल विलेय कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म कहलाते हैं। यानी ओनली ऑल विलेय के कणों पे डिपेंड होगी जो प्रॉपर्टी, विलायक से कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो वे कण जो होंगे या वे गुण क्या होंगे आपके विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म कहलाएंगे, आपके कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कहलाने वाली है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, जो केवल किस पे डिपेंड करेंगे, विलेय अणुओं की संख्या पर। ठीक है, विलेय की प्रकृति का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ठीक है, समझ में आती है बात, केवल संख्याओं पर डिपेंड करेगी। ठीक है, चलिए ये निम्न प्रकार की होती है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बीपी बोले तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 2 हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। और नंबर 3 है आपका प्रासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और नंबर 4 है आपका वाष्प दाब का अवनमन। ठीक है, लोवरिंग इन वीपी वेपर प्रेशर। ठीक है, और जिसमें कि आपको हमने वाष्प दाब का जो अवनमन था वो हमने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। ठीक है, तो उसमें भी क्या हो रहा था, जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाला जाता था तो वाष्प दाब कम हो जाता था, किसका, विलियन का। तो वहां पर आप जितने ज्यादा विलेय के अणु डालेंगे वाष्प दाब उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात। तो हमारे पास विलियन के अनुसंख्यिकीय गुणधर्म के अंदर 4 प्रॉपर्टी पढ़नी है। एक पहला क्वथनांक का उन्नयन, नंबर 2 हिमांक का अवनमन, नंबर 3 प्रासरण दाब और नंबर 4 आपका वाष्प दाब का अवनमन, जिनमें से हमने आपको वाष्प दाब का अवनमन पढ़ा रखा है पहले ही। तो हम ये 3 प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनमें से सबसे पहले डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरी पूछ लेता है, इससे आपको परिभाषा पूछ लेता है आपके बोर्ड के अंदर। लास्ट टाइम पेपर के अंदर इसकी परिभाषा भी पूछी गई थी। ठीक है, समझ में आती है बात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला टॉपिक, ये यानी कि पहला अनुसंख्यिकीय गुणधर्म, क्वथनांक में उन्नयन। तो टॉपिक का नाम ही क्या है, टॉपिक का नाम है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट।
क्वथनांक का उन्नयन से मतलब है क्वथनांक का बढ़ना। उन्नयन का मतलब बढ़ना होता है किसी चीज का, और अवनमन का मतलब होता है घटना। हमने पहले भी आपको बताया है। तो किसका बेटा क्या चीज बढ़ेगी यहां पर? क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक का उन्नयन। अब ये क्वथनांक तो जानना जरूरी है। अगर आपको क्वथनांक का उन्नयन जानना है तो उससे पहले आपको जानना जरूरी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। तो क्या होता है क्वथनांक? सबसे पहले समझते हैं कि क्वथनांक क्या होता है। तो बेटा जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप उस विलयन का क्वथनांक कहलाता है। यानी एक क्वथनांक क्या है? एक तरह का ताप है, और वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप पर ही उसका क्या आता है? क्वथनांक आता है, बॉइलिंग पॉइंट आता है। जैसे नॉर्मल यानी सामान्य दाब पर जल कितने डिग्री पर उबल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, हम सबको पता है। तो यानी कि इसमें क्या कंडीशन बनी होगी 100 डिग्री सेल्सियस पर? कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का वाष्प दाब है, जल एक द्रव है, तो जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता था। तो इसलिए इसका क्वथनांक कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। आगे समझ बात? तो क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर जो जल के वाष्प दाब था वो वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आपने देखा है कि जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तो वाष्प दाब, वो वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? वहां जाने पर कम हो जाता है। इसका मतलब पानी जो है वहां जल्दी बॉईल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्रव का वाष्प दाब वहां पर वायुमंडलीय दाब के बराबर जल्दी हो जाता है। आगे समझ बात? तो वहां पर जो पानी है वो क्या होगा? शीघ्रता से क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये तो बात किसकी हुई बेटा? क्वथनांक की। लेकिन क्वथनांक का उन्नयन क्या है? अब आप देखिए, आपके पास एक प्योर जल रखा है, यहां पर प्योर जल है बिल्कुल, इसके अंदर 100% H2O प्योर बिल्कुल। क्वथनांक कितना था? 100 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया? जल तो दूसरे वाले बीकर में भी लिया प्योर, लेकिन ऊपर से 2-4 चम्मच NaCl के डाल दिए। क्या डाल दिए? नमक के 2 चम्मच डाल दिए उधर से। तो क्या अब इसे उबालें तो क्या इसका क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस आएगा? नहीं आएगा। तो हमने क्या देखा कि इसका क्वथनांक थोड़ा सा बढ़ गया, लगभग 101.5 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो हमने क्या देखा कि यहां पर तो जल था, 100 डिग्री सेल्सियस था, ये भी तो जल ही था, बस अंतर क्या हुआ? 2-4 चम्मच नमक के तो डाले, लेकिन क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा क्वथनांक का उन्नयन की परिभाषा यही है कि जब आप किसी शुद्ध विलायक के अंदर, शुद्ध विलायक बोले तो पानी, जब किसी आप शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जैसे NaCl डालते हैं तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और इसे आप डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। इससे प्रदर्शित करते हैं डेल्टा टीबी से। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ कि विलयन का क्वथनांक बढ़ गया एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर? ऐसा क्या हुआ? तो बेटा कोई पूछे कि क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर, तो इसका रीजन क्या है कि जब किसी द्रव के अंदर, आप लास्ट टाइम पढ़ के आए वाष्प दाब को, कि जब किसी द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। वाष्प दाब क्या हो जाता है? घट जाता है। तो एक बात समझो कि यहां पर वायुमंडलीय दाब था पहले, ठीक है, और एक द्रव को हमने गर्म किया और 100 डिग्री सेल्सियस पर दोनों बराबर हो गए, और वो जल क्या होने लगा? यहां पर उबल गया। लेकिन अब क्या हुआ? जब उसके अंदर आपने क्या मिला दिया? अवाष्पशील विलेय पदार्थ, तो वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। अब वाष्प दाब घट गया, तो आपको क्या करना होगा? अगर दोबारा से इस वाष्प दाब को इस वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, और ये इसके बराबर होगा उसके बाद। तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले से ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी उसके वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के क्या करने के लिए? बराबर करने के लिए।
समझ में आती है बात? तो चलिए एक बार इसे ग्राफ की सहायता से समझते हैं किस तरीके से। ठीक है, ये तो पता लग गया कि किसी द्रव के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर विलयन का क्वथनांक घट जाता है, क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब का मान घट जाता है, जिसके कारण वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब के दोबारा बराबर करने के लिए पहले से थोड़ी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ती है, और जो अधिक यानी कि जो ज्यादा ऊष्मा दी वही क्या होती है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। ठीक है, तो समझते हैं ग्राफ की सहायता से। अब ग्राफ किसमें खींचेंगे, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं आप, केवल वाष्प दाब की और तापमान की यानी टेम्परेचर की। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इधर तो बेटा ताप बढ़ रहा है, यानी कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है इस साइड तो, और इस साइड आपका क्या बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर वीपी यानी वाष्प दाब। ठीक है, क्या बढ़ रहा है, वाष्प दाब। और ये हमारी लाइन यहां पे किस चीज की है, मान लीजिए यहां पर क्या है हमारा एटीएम यानी वायुमंडलीय दाब है। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, समझो जरा बात को क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि आप जब ताप बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आप पानी को उबालोगे, गर्म करोगे तो ज्यादा वाष्प बनेगी, तो वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने क्या किया, एक शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां मान लिया। ठीक है, अब जब आप ताप बढ़ाओगे, यहां मान लीजिए शुद्ध विलायक है कोई, ठीक, उसका वाष्प दाब ने यहां मान लिया, तो ताप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे 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 क्या होगा, इनका वाष्प दाब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और एक टाइम बाद किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के। और जिस ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वही क्या होता है, उसका क्वथनांक होता है। ये हमने किसके लिए लिया था, शुद्ध विलायक के लिए लिया था। ठीक है, किसके लिए लिया था, शुद्ध विलायक के लिए। तो जिस ताप पर इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब धीरे धीरे हमने टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ाया, और एक टाइम बाद किसके बराबर हो गया, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया, तो वो ताप आपका क्या कहलाएगा, वो ताप आपका कहलाएगा बेटा किसका, विलायक का क्वथनांक, जिसे हम कहां से लिख देते हैं, टी नोट बी से। कहां से लिख देते हैं, टी नोट बी से। थोड़ा तिरछा हो सकता है, समझ जाना। ठीक है अब क्या हुआ कि आपने शुद्ध विलायक के अंदर क्या डाल दिया, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ डाल दिया। क्या डाल दिया, अवाष्पशील विलेय पदार्थ। अब अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब डालेंगे तो आप देखोगे कि क्या होगा, वाष्प दाब पहले से क्या हो जाएगा, कब, अभी तो पढ़ाया। तो वाष्प दाब हमने समझ लिया कि विलयन का वाष्प दाब ये रहा। क्यों, क्योंकि हमने क्या मिला दिया उसके अंदर, एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया। अब जैसे धीरे धीरे आप ताप बढ़ाओगे तो धीरे धीरे यहां पर भी वाष्प दाब बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, बढ़ता रहा, और एक टाइम के बाद किसके बराबर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब के। ये ग्राफ किसके लिए है, विलयन के लिए। और कौन सा विलयन है, जिसके अंदर आपने क्या मिलाया हुआ है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया हुआ है। ठीक है, मिला हुआ जिसके अंदर। तो जिस ताप पर इस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा, तो वो ताप क्या कहलाएगा, विलयन का क्वथनांक कहलाएगा। तो देखिए यहां पर इसे मिला दीजिए धीरे 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 नीचे, तो आपने क्या देखा, यहां पर मिल गया। तो ये पिटक ताप क्या होगा, विलयन का क्वथनांक, जिसे आप क्या लिख देंगे, टीबी से। किससे लिख देंगे, टीबी से। तो आपने देखा नहीं क्या, अब देखो आपको विलयन का क्वथनांक जो है वो ज्यादा है, और विलायक का क्वथनांक जो है वो क्या है, कम है। यानी टी नोट भी ज्यादा है और टी नोट भी क्या है, कम है। भाई टीबी क्या है, ज्यादा, और टी नोट भी क्या है, कम। बात समझ में आती है। तो यही तो कहा था हमने कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। ये हमने आपको ग्राफ की सहायता से भी समझाया। और इनका जो अंतर है वही किसके बराबर होता है, आपके क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्वथनांक के उन्नयन के बराबर होता है। बात समझ में आती है। तो माना, लिख लेंगे यहां पर, माना विलायक का बीपी क्वथनांक कितना है बेटा, टी नोट बी। ठीक है, और विलयन का बीपी कितना है, टीबी। तो क्वथनांक में उन्नयन,
डेल्टा टीबी बराबर क्या होगा, क्योंकि बेटा देखो विलयन का क्वथनांक ज्यादा है यानी टीबी ज्यादा है और टी नोट भी क्या है कम, तो क्या होगा विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक यानी कि टीबी माइनस टी नोट बी। इतनी बात समझ में आती है। तो डेल्टा टीबी बराबर होता है विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको। ठीक है बेटा, तो ये आपको ग्राफ भी समझा दिया और आपने देख भी लिया कि किस तरीके से एक अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर जो विलयन है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो नॉर्मल बात है कि अगर आप बिल्कुल प्योर पानी उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाएगा सामान्य दाब पर, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला देते हो तो बेटा उसका जो क्वथनांक है वो पहले से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा विलेय मिलाते चले जाएंगे क्वथनांक उतने ज्यादा क्या होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी चीज को हम क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे देखते हैं। इसे डेल्टा टीबी से लिखते हैं, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमारे पास नेक्स्ट स्केच है बेटा क्वथनांक का उन्नयन यानी डेल्टा टीबी व मोललता में संबंध। तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी होता है वो उस विलयन की मोललता के समानुपाती होता है। यानी क्वथनांक का उन्नयन जो है वो मोललता के क्या है, समानुपाती होता है। अब जैसे ही यहां पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आता है केवी, जिसे आप कहते हो मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, बात समझ में आती है क्या कहा मैंने, मोलर या मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इसे इंग्लिश में इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर आप बात करें मोललता की तो मोललता क्या होती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय अणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। अगर ये ग्राम में है तो इसे आप 1000 से डिवाइड करके 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए फिलहाल अभी इसे रहने दीजिए। अगर हम यहां पर इस केबी का मात्रक निकालने लगे, केबी का मात्रक पूछ सकता है वो आपसे, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, डेल्टा टीबी, केबी को उधर छोड़ दीजिए, डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एन। डेल्टा टीबी क्या है, क्वथनांक। क्वथनांक को आप किस चीज में नापते हो, केल्विन में, केल्विन लिख दिया। विलायक की मात्रा किस चीज में, किलोग्राम में, केजी लिख दिया। और अपॉन में एन क्या है, विलेय के मोल, तो इसे आप क्या लिख देते हैं यहां पर, मोल लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा, मोल। मोल ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, इनवर्स, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स इसकी यूनिट होती है। इसका मात्रक क्या होता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब देखते हैं क्वथनांक के उन्नयन व विलेय के अणुभार में संबंध। क्वथनांक के उन्नयन व विलेय के अणुभार में संबंध पूछा गया पिछली बार आपसे क्वेश्चन बोर्ड में, तो आपको इसी फॉर्मूले से निकालना है। ये भी डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम, और डेल्टा टीबी तो आप छोड़ दीजिए ऐसे ही। अभी मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के अणु बटे विलायक के ग्राम में मात्रा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। विलेय क्या होता है, विलेय होता है ग्राम में मात्रा विलेय की बटे में विलेय का अणुभार, वहां पर रख दीजिए तो क्या होगा, डब्ल्यू ए एम ए इंटू डब्ल्यू बी। अगर आपको पता है कि विलायक की मात्रा हमेशा किसी में रखी जाती है बेटा, ये केजी में यानी किलोग्राम में। अगर ये ग्राम में हो तो इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1000 किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये मात्रा किस चीज में हो बेटा, ग्राम में हो, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए आप 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो ये बात किसकी हो गई, मोललता की। तो आप इस m की जगह पर क्या रख सकते हो, ये रख सकते हो। तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी।
तो ये आपका संबंध आ गया बेटा किस चीज में, विलेय के अणुभार और क्वथनांक के उन्नयन में संबंध आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो फॉर्मूलों के अंदर यही हमारा क्या लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे यही फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर। ठीक है बेटा चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस केबी की परिभाषा। केबी यानी कि मोलल अवनवन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक या मोलर उन्नयन स्थिरांक। बार बार अवनवन निकल रहा है। चलिए देखते हैं। तो आप सबसे पहले किसकी परिभाषा देखेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी कि केबी की। केबी क्या होता है, तो बेटा फॉर्मूले से ही परिभाषा बनानी होती है। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। यदि एम बराबर 1 मोलल हो, यानी विलयन की मोललता कितनी हो, 1 मोलल हो, तो विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि ही आपका मोलल उन्नयन स्थिरांक के क्या होती है, बराबर होती है। तो परिभाषा क्या बनी, मोलल उन्नयन स्थिरांक विलयन के क्वथनांक में हुई उस वृद्धि के बराबर होती है जिस विलयन की मोललता 1 हो, जिस विलयन की मोललता 1 हो। तो एक परिभाषा तो ये बन गई। उसके बाद एक फॉर्मूला और लिखवाया था अभी लास्ट टाइम भी कि भाई डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। भाई ये डब्ल्यू ए और एम ए क्या है, विलेय के अणु है। तो अगर मैं मोल कितने मान लू विलेय के, 1 मोल मान लू, और विलायक की मात्रा कितनी मान लू बेटा, 1000 ग्राम विलायक की मात्रा मान लू। तो आप खुद से देखो, जब डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, तो यहां पर पूरे की जगह 1 रख दिया, और डब्ल्यू बी की जगह पर क्या रख दिया, 1000। तो 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप क्या देखोगे कि डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। भाई इधर क्या रख दिया 1, और यहां पर क्या रख दिया डब्ल्यू बी की जगह पर 1000 ग्राम। तो 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, डेल्टा टीबी बराबर केबी के। तो एक परिभाषा क्या बनी कि 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल गेड़ने पर, विलेय पदार्थ का 1 मोल डालने पर, घोलने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि ही मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहलाती है। बात समझ में आती है, दोबारा देख लो। 1000 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में हुई वृद्धि डेल्टा टीबी ही मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी कहलाती है। इतनी बात समझ में आती है। अगर वो आपसे मोलल ना करके मोलर पूछ ले, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, मोलर, तो आपको केवल एक चेंज करना है कि जिस फॉर्मूले में आपने यहां पर 1000 लिखा था वहां पे आपको कितना करना है, 100 करना है, और विलायक की मात्रा भी कितने ग्राम करनी है, 100 ग्राम करनी है। और परिभाषा आपकी क्या बन जाएगी कि 100 ग्राम विलायक में विलेय पदार्थ का 1 मोल घोलने पर विलयन के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि ही आपका मोलर उन्नयन स्थिरांक केबी कहलाती है। बात समझ में आती है। तो ये बात थी बेटा आपके क्वथनांक के उन्नयन की। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, हिमांक का अवनमन। आपको इसे नेक्स्ट वीडियो में इसके न्यूमेरिकल कराएंगे, घबराओ मत। अभी सोच रहे हो कि सर आपने तो न्यूमेरिकल तो कराए ही नहीं। हम नेक्स्ट वीडियो में हिमांक का अवनमन और क्वथनांक के उन्नयन दोनों के इकट्ठे न्यूमेरिकल लाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आया बेटा आपका, नेक्स्ट विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म है हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन इन एफपी फ्रीजिंग पॉइंट। तो बेटा ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है जानना बहुत जरूरी है हिमांक का अवनमन पढ़ने से पहले। नाम से ही पता लग रहा है कि जब हिमांक घट जाता है तो उसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। हिमांक वो चीज होती है जब किसी कोई द्रव ठोस में बदल जाए जिस ताप पर। नॉर्मल परिभाषा में हमने ये पढ़ा है, लेकिन हम समझाते हैं आपको हिमांक होता क्या है। भाई हिमांक आप क्या करोगे, हिमांक क्या होता है, नॉर्मल बात है, आप किसी द्रव को क्या करोगे, ठोस में बदलोगे, उसे ठंडा करके। जैसे पानी से क्या बनाते हो, बर्फ। ठीक है, द्रव से ठोस बनी, ठोस द्रव बदल देंगे दोबारा। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करते हैं। तो हिमांक क्या होता है बेटा, हिमांक वह ताप है, किसी भी द्रव का हिमांक वह ताप है
जिस पर द्रव व ठोस दोनों के वाष्प साम्य अवस्था में रहते हैं। यानी जिस ताप पर द्रव व ठोस दोनों के वाष्प बराबर हो, सेम हो, उस ताप को, उस विलयन का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हिमांक कहते हैं। उस द्रव का क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। जब किसी द्रव और ठोस दोनों के वाष्प साम्य अवस्था में हो तो इस ताप को बेटा क्या बोल देते हैं आप? उस द्रव का वाष्प हिमांक कह देते हैं। ठीक है। और परिभाषा क्या है हिमांक के अवनमन की? अवनमन का मतलब घटना। क्वथनांक के उन्नयन जैसी है, लेकिन जहां क्वथनांक बढ़ रहा था वहां हिमांक क्या हो जाएगा? घट जाएगा। परिभाषा बहुत जरूरी है, पूछी जाती है डायरेक्ट यूपी बोर्ड में पेपर के अंदर। ठीक, समझो कि जब किसी शुद्ध विलायक के अंदर कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का हिमांक घट जाता है। इसे ही हिमांक का अवनमन कहते हैं। इसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आती है? तो ऐसा क्यों होता है? पता है हमें कि जब कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाएगा तो उस द्रव का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? घट जाएगा। तो उस वाष्प दाब यानी ठोस के वाष्प दाब को द्रव के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ताप को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। यानी कि समझते हैं कि अगर कोई जल, यहां पर प्योर जल रखा है बेटा, ये कितने डिग्री पर जम जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब आपने फिर वही काम किया कि इस जल के अंदर फिर से क्या मिला दिया आपने? NaCl डाल दिया। तो अब ये 0 पर नहीं जमेगा, अब ये कितने पे जमेगा? 0 से थोड़ा नीचे जमेगा, यानी माइनस में जमेगा। वो -0.5 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी हो, लेकिन थोड़ा सा पहले से क्या जमेगा? कम पर जमेगा बेटा। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेटा जब इसके अंदर हमने मिलाया तो इसका वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। यानी जो साम्य अवस्था थी, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर द्रव और ठोस के बीच वाष्प दाब बराबर हो जाते थे, वो यहां पर कितने पर होंगे? अब -0.5 डिग्री सेल्सियस पर। क्योंकि अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर इन दोनों के वाष्प दाब में क्या हो गई बेटा? मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और क्या हुआ? इनका वाष्प दाब क्या हो गया? घट गया। तो वाष्प दाब घटा तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? तो दोबारा जमाना है ना उस चीज को, तो वाष्प दाब को टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? और कम करना पड़ेगा। तो हिमांक में क्या आ जाएगा? अवनमन आ जाएगा। हिमांक पहले से घट जाएगा। चलिए इसे भी समझते हैं ग्राफ की हेल्प से, तो ज्यादा समझ में आएगा। आ जाइए समझते हैं। मेन परिभाषा याद रखनी है आपको, क्या? कि कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब मिलाया जाएगा, कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ जब मिलाया जाएगा किसी शुद्ध विलायक के अंदर, तो उसका हिमांक पहले से बेटा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है। अब ग्राफ की सहायता से समझते हैं, जैसे क्वथनांक का नियम समझा था उसी तरीके से। चलिए फिर से वही बात, इधर को बेटा आपका वाष्प दाब बढ़ रहा है और इस साइड आपका ताप बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। अब क्या होगा बेटा? मान लिया ये जो है यहां पर, ये आपका शुद्ध विलायक का क्या है? वाष्प दाब है। ठीक। अब नॉर्मल बात है, वहां पहले क्वथनांक में ताप बढ़ा रहे थे तो वाष्प दाब बढ़ रहा था। अब आपको क्या करना है? किसी चीज को ठंडा करना है, जमाना है तो ठंडा करना पड़ेगा, तो टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? लो। इसका मतलब क्या होगा? वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होगा? घटेगा। तो जैसे जैसे अब इसे विलायक को धीरे धीरे क्या करोगे? ठंडा करोगे, जमाने की कोशिश करोगे, तो वाष्प दाब धीरे धीरे क्या होगा बेटा? घटेगा। घटता रहा, घटता रहा, घटता रहा, घटता रहा। ठीक है। अब घट रहा था, घट रहा था, और एक टाइम बाद आकर क्या हो गया बेटा? रुक गया। ऐसा क्यों है? ये किसके लिए है? शुद्ध विलायक, जो कि किसी स्टेट में है फिलहाल। ये कौन सी स्टेट में है? अभी द्रव अवस्था में है। ठीक है। अब यहां पर मैंने क्यों रोक दिया? क्योंकि बेटा जैसे जैसे आप टेम्परेचर घटाओगे, पहले तो वो कौन सी स्टेट में था? लिक्विड। लेकिन जैसे धीरे धीरे आपने क्या करा? टेम्परेचर घटाया, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा? धीरे फिर द्रव था, टेम्परेचर कम कर रहे हो तो धीरे धीरे कौन सी स्टेट में आना स्टार्ट हो जाएगा? ठोस में। तो जैसे यहाँ पर ठोस में आएगा तो ये आप क्या देखोगे? एक स्ट्रेट लाइन जाएगी और यहां मिला देंगे इसको। ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन क्यों आई? क्योंकि बेटा ठोस अवस्था में, ये किसके लिए है? ये आपका ठोस के लिए है। ठीक है, सॉलिड अवस्था में विलायक ही है। ठोस अवस्था में द्रव क्या हो गया बेटा?
जो द्रव था वो क्या हो गया, जम गया, क्योंकि टेम्परेचर को आप क्या कर रहे हो, लो कर रहे हो। तो आपने क्या देखा कि ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट से द्रव और जो ठोस बनना शुरू हो गया। तो ये पॉइंट क्या होगा बेटा, इस द्रव का हिमांक होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसे लिख दिया आपने टी नॉट एफ से, क्योंकि ये किसके लिए है, ये विलायक का क्या है, हिमांक है। विलायक का क्या है, हिमांक है। समझ में आती है बात। दोबारा बताता हूं, ये कोई द्रव था शुद्ध विलायक, धीरे धीरे आपने ताप को कम किया तो वाष्प भी धीरे धीरे कम होगा, और एक टाइम बाद ये द्रव किसे बदलना शुरू हो जाएगा, सॉलिड के अंदर। तो स्ट्रेट लाइन खींच दी, क्योंकि ठोस अवस्था के अंदर द्रव का वाष्प टेम्परेचर यानी ताप के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, समझ में आती है बात, ध्यान रखना। फिर अब क्या हुआ, ये तो शुद्ध द्रव था विलायक का। अब क्या हुआ, जब आपने उस शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो आप क्या देखोगे, मान लीजिए शुद्ध द्रव ए था, अब उसका वाष्प पहले से कम आएगा या ज्यादा, तो नॉर्मल सी बात है, अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प क्या हो जाता है, घट जाता है। तो वो पहले से क्या आएगा बेटा, कम आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है, इधर ले लेते हैं, तो थोड़ा कम आया पहले से। तो अब क्या करोगे, अब दोबारा से आप क्या करोगे, इसे ठंडा करोगे, ठंडा करोगे, ठंडा करोगे, धीरे 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 धीरे। तो और आप क्या देखोगे कि इस पॉइंट पे ये क्या है, बी, जो किसका था, विलयन का हिमांक पढ़ेंगे इसको। ये विलयन है बेटा, कौन सा विलयन है, जिसके अंदर हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि वाष्प पहले से कम रहा, और जैसे 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 आपने ताप को कम किया तो धीरे धीरे किस अवस्था में आ गया, द्रव अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गया, ये यहां पर ठोस अवस्था में। तो जिस पॉइंट पर ये द्रव किसे बदल गया, यहां पर ठोस पे, तो वो पॉइंट इसका बेटा क्या होगा, हिमांक होगा। ये किसका हिमांक होगा, और आपका टीएफ होगा। टीएफ किसका हिमांक है बेटा, ये विलयन का हिमांक है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि विलायक टीएफ, इसका हिमांक तो ज्यादा है। इधर देखो ताप घट रहा है इस साइड ग्राफ से, तो टीएफ क्या है, कम। तो ये विलयन है बेटा, ये विलयन का है, और ये किसका है, विलायक का, ऊपर भी लिखा है हमने। तो आपने देखा कि जैसे ही हमने कोई शुद्ध विलायक के अंदर अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया, तो विलयन का क्वथनांक घट गया पहले से, ग्राफ में समझा हमने अभी। ठीक है, तो यही क्या होता है, आपका क्वथनांक का अवनमन, वो हिमांक का अवनमन होता है, और इसे आप लिख देते हो काहे से, डेल्टा टीएफ से। तो इनका जो अंतर होगा ये किसके बराबर होगा, आपका डेल्टा टीएफ के। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना विलायक का हिमांक बराबर टी नॉट एफ, ठीक है, विलयन का हिमांक बराबर टीएफ, और हिमांक का अवनमन डेल्टा टीएफ बराबर, अब क्या होगा, एक बात देखो यहां पर, किसका क्वथनांक कम है, विलयन का। किसका क्वथनांक, क्वथनांक सॉरी, किसका हिमांक कम है, विलयन का। किसका हिमांक ज्यादा है, विलायक का। तो विलायक का हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक क्या है, कम। तो आप क्या देखोगे कि विलायक के हिमांक से आप विलयन का हिमांक घटा दो, तो किसके बराबर आ जाएगा बेटा, डेल्टा टीएफ के बराबर आ जाएगा। विलयन के हिमांक के अवनमन के क्या आ जाएगा, वो बराबर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पर ज्यादा वाली संख्या से कम वाली संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस। समझ में आती है बात। तो विलायक का हिमांक ज्यादा था, विलयन का हिमांक क्या था, कम। तो डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टीएफ। इतनी बात समझ में आती है, ये आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, समझते हो बात को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस तरीके से, जैसे आपने क्या पढ़ा था, क्वथनांक का उन्नयन। वहां पर हमने क्या पढ़ा था, क्वथनांक का उन्नयन व मोललता में संबंध। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका हो जाएगा कि डेल्टा टीएफ यानी हिमांक का अवनमन व मोललता में संबंध सेम चीज रहने वाली है। क्या रहने वाली है कि बेटा जो हिमांक का अवनमन होता है वो मोललता के समानुपाती होता है। डेल्टा टीएफ का जैसे ही यहां पर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहां पर एक नेतांक आएगा केएफ, जिसे आप कहते हो मोलल अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलल डिप्रीजन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है।
अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो जो मात्रक आपका केवी का था, जो अभी बताया था आपको, वो ही इसका होगा केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है? ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसी तरीके से फिर समझते हैं क्या हिमांक के अवनमन व विलय के अणुभार में संबंध। हिमांक के अवनमन व विलय के अणुभार में संबंध। तो फॉर्मूला वही लगेगा, डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू एम, और आपको पता है एम बराबर फॉर्मूला क्या लिखेंगे आप, विलय की मात्रा बटे विलय का अणुभार इंटू विलायक की मात्रा। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से भाग दीजिए, 1000 कहां चला गया ऊपर, तो ये किसी में बदल जाएगा किलोग्राम में। ठीक है, और आप क्या करें, इस m की वैल्यू यहां रख दीजिए जैसे कि अभी लास्ट टाइम रखी थी, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी। तो ये आपका क्या हुआ, हिमांक के अवनमन और विलय के अणुभार में संबंध आ गया। अब इसी तरीके से जैसे हमने पहले पढ़ा था, मोलल उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा पढ़ी थी, उसी तरीके से अब पढ़ेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक की परिभाषा। सेम रहने वाली है, वहां पर क्वथनांक बढ़ रहा था, यहां पर हिमांक को क्या कर देंगे आप, घटा देंगे। किस तरीके से भाई, इसी फॉर्मूले से लिखते हैं दोबारा से। मान लिया कि माना Na बराबर, यानी विलय के मोल कितने हैं, 1 मोल, और विलायक की मात्रा कितनी है बेटा, 1000 ग्राम। तो क्या होगी परिभाषा, अब यहां पर देखिए, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए किसके बराबर है भाई, ये डब्ल्यू ए अपॉन एम ए क्या होता है, विलय की मात्रा, वो मोल होते हैं विलय के, क्योंकि ग्राम में मात्रा बटे में अणुभार क्या होता है आपके, मोल होते हैं। तो इसकी जगह पर क्या रख दिया, 1, और डब्ल्यू बी की जगह पर 1000 रखा, तो इस 1000 से 1000 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आप देखोगे डेल्टा टी एफ बराबर किसके हो जाएगा, के एफ के। तो क्या परिभाषा बनी कि 1000 ग्राम विलायक में विलय पदार्थ के 1 मोल घोलने पर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी ही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहलाती है। बात समझ आती है? यानी कि 1000 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय पदार्थ का घोलने पर विलयन के हिमांक में अवनमन जो होता है वही आपका मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ कहलाता है। बात समझ में आती है? इसी तरीके से अगर यहां पर मोलर की जगह पे वो आपको मोलर देता है, तो आप यहां पर 1000 की जगह पर बस क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, जैसा अभी आपने मोलर उन्नयन स्थिरांक में किया था उसी तरीके से। तो परिभाषा क्या होगी कि 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलय पदार्थ का घोलने पर विलयन के हिमांक में होने वाली कमी या विलयन के हिमांक में हुआ अवनमन ही मोलर अवनमन स्थिरांक के एफ कहलाता है। मोलल में 1000 रखना है, मोलर में 100 रखना है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है? चलिए ठीक है, और एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं हम मोलल अवनमन स्थिरांक के लिए, भाई डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। और यदि आप m यानी 1 ले लीजिए, 1 मोलर, यानी विलयन की मोलरता कितनी हो, 1, तो आप क्या देखोगे, डेल्टा टीएफ ही किसके बराबर हो जाएगा, के एफ के। तो मोलर अवनमन स्थिरांक विलयन में हुए उस विलयन के हिमांक में हुई उस कमी के बराबर होता है जिस विलयन की मोलरता कितनी हो, 1 मोलर। ये परिभाषा भी लिख सकते हो आप। बात समझ में आती है? तो ये आपको हमने 2-3 परिभाषा यहाँ पर बता दी, और आपके पेपर के अंदर ये पूछी भी जाती है कि मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो हमने आपको तरीके बता दिए, आपके साथ स्क्रीन पर यहाँ पर हमारे नोट्स भी आ रहे हैं, उन्हें आप वहां से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका। इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, लास्ट टॉपिक है आज का, ये प्रतिहिम यौगिक। प्रतिहिम यौगिक। अब ये प्रतिहिम यौगिक क्या होते हैं, एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड, एंटी फ्रीजिंग कंपाउंड्स। अब एक बात समझो, एक क्या समझते हैं बेटा, एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, तो क्या होता है, ये हम जो हिमांक का वर्णन पढ़ा, इसका यूज तो कहीं ना कहीं होता ही होगा। तो इसका यूज क्या देखते हैं, सबसे अच्छा इंपोर्टेंट यूज बताऊंगा कि भाई जो हिली एरियाज है जहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है,
ठीक है। तो आपने देखा होगा कि माइनस में टेम्परेचर चला तो गया, लेकिन वहां पर जितने भी मोटर वाहन चलते हैं, कोई कार हो, बस, ट्रक, कुछ भी, तो उनके पास क्या होता है बेटा, उनमें एक रेडिएटर लगा होता है। उस रेडिएटर के आपके अंदर, रेडिएटर में आपने देखा होगा कि उसके अंदर क्या भरा होता है, पानी। अब वहां तो टेम्परेचर माइनस में चला गया और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, तो वो तो जम जाना चाहिए। तो कार तो स्टार्ट नहीं होगी, चलेगी नहीं, ना बस चलेगी, ना कार चलेगी, ट्रक कुछ भी नहीं चलेगा, वहां तो यातायात रुक जाना चाहिए। लेकिन फिर भी नहीं रुकता। उसका मेन रीजन क्या है बेटा, कि उनके रेडिएटर में पानी के साथ हम क्या मिला देते हैं, एक कंपाउंड मिलाते हैं जिसका नाम होता है आपका एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, एक ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है CH2OH, CH2OH, एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। ठीक है, तो एथिलीन ग्लाइकोल जैसे मिला देते हैं तो वहां पर जो जल जो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, वो लगभग 36 माइनस के 36 डिग्री सेल्सियस तक भी फ्रीज नहीं होता, और जो गाड़ियां होती हैं वो नॉर्मली चलती रहती है। ठीक है, तो ये इसका आपने यूज देखा। इसी तरीके से आपने देखा होगा जब बर्फ जम जाती है सड़कों पर, तो आपकी जो गाड़ी होगी वो स्लिप होगी, चल नहीं पाएगी अच्छी तरीके से, क्योंकि वहां फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो क्या होगा, उसके लिए बेटा यहां पर एक वर्ड यूज करते हैं हम, डी-आइसिंग एजेंट। डी-आइसिंग, आइस को पिघलाने वाला, उसे डी-आइसिंग एजेंट कहते हैं, जो आइस को जमने ना दे। उसके लिए सबसे अच्छा एजेंट कौन है हमारे पास, NaCl। ठीक है, तो वहां पर क्या करते हैं, आप नमक को डालते हो तो बर्फ कितने पे जम रही थी, 0 पे, तो वो उसके हिमांक को घटा देता है, तो वो बर्फ क्या हो जाती है, द्रव अवस्था में बदल जाती है, क्योंकि हिमांक जो टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर हो जाता है हिमांक का। मान लीजिए वहां पर टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, और नमक डालने पर उसका टेम्परेचर कितना हो गया, हिमांक जो होगा कितना हो गया जल का, -10, तो किसी स्टेट में आ जाएगा, जमेगी नहीं, द्रव अवस्था में आ जाएगी, तो वहां से बर्फ क्या हो जाएगी, हट जाएगी, क्लीन हो जाएगी सड़कें। ये यूज होता है बेटा हिमांक के अवनमन का। आपने आइसक्रीम वाले को देखा होगा, वो क्या करता है, अपने बर्फ के साथ क्या मिला लेता है, नमक डाल के रखता है, क्यों, जिससे कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाए, वहां पर कम हो जाए, आइसक्रीम जल्दी ठंडी हो जाए। बात समझ में आती है। तो ये सब चीजें क्या है, आपके एक हिमांक के अवनमन के ही क्या है, उदाहरण है। तो प्रतिहिम यौगिक में आपको ध्यान रखना है, एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाएगा सब बताए, डी-आइसिंग एजेंट पूछे तो NaCl है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करते रहे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दे जिसने अभी तक नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते बेटा। ठीक है, हम लगातार आपके साथ वीडियो ला रहे हैं, शॉर्ट्स भी डाल रहे हैं, तो आप प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर कर दें। ठीक है, धन्यवाद।